नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों यूपी टेट वालों को और तहे दिल से स्वागत है क्योंकि यूपी टेट अभी सामने है और आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैंने एक सीरीज शुरू किया है आज से, जो है यूपी टेट के सभी क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं वो आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। और उस कड़ी में आज आपके सामने पहला वीडियो हाजिर है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख करके सारे क्वेश्चंस के टेक्निक को सीख लें। दोस्तों आप प्रोसेस में जा करके मैथ को बड़ा डिफिकल्ट कर लेते हैं, तो मैं जो कॉन्सेप्ट देने वाला हूं आज कोई भी एक भी क्वेश्चन 10 सेकंड से अधिक नहीं टिक पाएगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखें और उसके टेक्निक को सीखें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन कहता है, यदि a प्लस बी बटा सी बराबर बी प्लस सी बटा ए बराबर सी प्लस ए बटा बी, यह k के समान है तो k का मान बताएं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप कभी भी बाय ऑप्शन जाने का प्रयास ना करें, आप फंस जाएंगे। ठीक है, आप कोशिश करिए कि जिस प्रोसेस में आपको समझा रहा हूं उस तरह से आप समझें। ये ऐसा क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगी आपसे। देखिए यहां क्या बोला, a प्लस बी बटा सी। देखिए इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है और ये तीनों बराबर है k का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर किसका है, k का। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का मान मिलेगा c गुने k। ध्यान दीजिएगा, c गुना k। इसी प्रकार से अगर हम b प्लस सी बटा a को k के बराबर करेंगे तो क्रॉस गुना करने पर मिलेगा b प्लस सी बराबर a गुना k। और अगर इसी प्रकार से हम c प्लस a बटा b बराबर k को अगर बराबर करेंगे और तब क्रॉस गुना करेंगे तो होगा c प्लस a बराबर बी के। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि ये तीनों मान को जोड़ते हैं। जैसे ये बराबर के पहले का मान a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो दो ठो a मिलेगा, दो ठो b मिलेगा और दो ठो c मिलेगा। देखिए एक ठो और एक ठो, दो ठो a हो गया, b एक ठो यहां से, b एक ठो यहां से, दो b हो गया और यहां से c और यहां से c, दो ठो c हो गया। उसके बाद यहां जब जोड़ेंगे तो देखिए एक ठो a है, b है, c है, यानी यहां हो जाएगा एक ठो a, एक ठो b और एक ठो c। ठीक है, अब अगर इसमें हम कॉमन करना चाहेंगे दोस्तों हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखिए सबसे दो कॉमन कर लिए, क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी, और यहां अगर सबसे हम k कॉमन कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर हम इन दोनों को काटते हैं तो हमारा मान आता है k बराबर 2। ध्यान दीजिएगा k बराबर 2, तो हम यहां पर उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, k बराबर 2। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में बाय ऑप्शन चलने का प्रयास करोगे दोस्तों तो आप फंस जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कोई तीन मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं यदि भुजा की माप दी हो 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बेसिक को चेक कर रहा है कि क्या आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टी आता है कि नहीं। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज तभी संभव है किसी माप से जब कोई भी दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इसका नाम रख दें ए बी सी, ठीक है, तो ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी से बड़ा आना चाहिए, या फिर आप ए बी को और ए सी को जोड़िए वह बी सी से बड़ा होना चाहिए, या फिर आप बी सी और ए सी को जोड़िए वह ए बी से बड़ा होना चाहिए। देखिए ध्यान से, अगर आप ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो वह ए सी से बड़ा आना चाहिए, इसको हम बड़ा दिखाते हैं। लेकिन अगर यदि आप बी सी प्लस ए सी को जोड़ेंगे, बी सी प्लस ए सी को जोड़ेंगे तो भैया ये आना चाहिए आपका ए बी से बड़ा। और अगर यदि आप ए सी और ए बी को जोड़ते हैं, अगर आप ए सी और ए बी को जोड़ते हैं, देखिए ए सी और ए बी को जोड़ते हैं तो भैया ये आना चाहिए आपका बी सी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशन होते हैं किसी भी त्रिभुज को बनाने का। ठीक है, उसके माप के आधार पे, उसके भुजाओं की माप के आधार पे आप समझते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए अगर हम पहला ये तीन माप लेते हैं, अगर ये तीन माप लेते हैं 1.2,
4.2 और 5.9। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 1 5, 5.4 ही होता है, जबकि तीसरी भुजा 5.9। तो कोई भी दो भुजा को जोड़ने पर तीसरी से बड़ा आना चाहिए, ये तो नहीं हो रहा है, तो ये संभव नहीं होगा। लेकिन अगर यदि हम एक इसको ले लें और एक इसको ले लें और एक इसको ले लें, ठीक है, तो देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ें कितना दोस्तों बताइए, ये हो जाएगा आपका 9 2 11, 5 1 6 1 7। देखिए ये भी संभव नहीं है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए अगर हम 1 2 3 माप को लेंगे तो इसको और 1.2 को जोड़ने पर भी 8.1 से बड़ा नहीं हो रहा है, तो ये भी चांस नहीं होगा। लेकिन अगर हम 4.2, 5.9 और 8.1 को लें, देखिए रहिए ध्यान से, तो अगर यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं 4.2 और 5.9 होगा 9 2 11, 5 4 9 1 10। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह तीसरी भुजा से बड़ा मान आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें यही एक स्थिति संभव है भुजाओं की माप के साथ जिसमें हम त्रिभुज को बना सकते हैं। क्या क्या होगा, 4.2, 5.9 और 8.1। अगर हम भुजाओं के इन तीन माप को लेते हैं तो हम एक त्रिभुज की रचना कर पाएंगे, यानी इसमें एक ही त्रिभुज बनने का संभावना है, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको हम अच्छे से समझा भी दिए कि भाई क्या क्या सिचुएशन है और तीन स्थितियां आपको दिखाए कि भाई तीनों स्थिति से अगर हम इसको यूज करते हैं तो पर भी इसमें एक ही त्रिभुज बनने की संभावना है। कोई दिक्कत नहीं है, इस पर क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और यह क्वेश्चन भिन्न का जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि सीटेट या तो स्टेट टेट या यूपी टेट या झारखंड टेट, बिहार टेट, कोई भी टेट आप अगर देते हैं, यहां तक कि केवीएस रीट की बात कर लीजिए दोस्तों, वहां पर ये टाइप आपको जरूर देखने को मिलेगा। और आज तक अगर आप इसको एक्स वाई मान के अगर बनाते हैं तो आज के बाद आपका वो एक्स वाई मानने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। आप केवल बढ़िया से इस क्वेश्चन के टेक्निक को समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन में इक्वेशन के थ्रू जाते हैं तो आपको 2 इक्वेशन में काम करना होगा, लेकिन भाई इसमें इक्वेशन का कोई काम ही नहीं है, केवल हमको ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। देखिए पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा है 1/9, तीसरा है 4/9 और चौथा है 1/3। सबसे पहले कहा गया कि अंश के दोगुने से एक अधिक है, कौन, हर। हर जो है अंश के दोगुने से एक अधिक है। देखिए अगर यदि इसको देखें तो ये ऊपर आपका अंश होता है और नीचे दोस्तों क्या होता है, हर। सभी में इस प्रकार से आप देख लेंगे। कहता है कि हर जो है वो अंश के दोगुने से एक अधिक है। देखिए अंश के दोगुना मतलब 4 से एक अधिक है, ये ठीक है। इसके देखिए दोगुना से एक अधिक नहीं है, ये उत्तर आपका हो ही नहीं सकता है। 4 दूना 8 और 1 अधिक 9, ये हो सकता है। 1 का दोगुना 2 होगा और 1 अधिक, ये भी चांस बनता है। अब कहता है कि अंश में 2 जोड़ने पर, तो भाई अगर आप अंश में 2 जोड़ते हैं तो ये 4 बन जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ये आपका 6 बन जाएगा और ये आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर, अगर आप हर में 3 घटाएंगे दोस्तों तो ये 2 बन जाएगा, और यहां अगर आप 3 घटाएंगे तो ये 6 बन जाएगा, और यहां अगर 3 घटाएंगे तो ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 बन जाएगा। तो आप बताइए कि 1 आने का संभावना कहां पर है। इससे अगर आप काटते हैं तो भाई 4 को 2 से काटोगे तो 2 मिलेगा, और अगर यदि आप यहां 3 को 0 से काटोगे तो इसका उत्तर क्या मिलेगा दोस्तों, इसका उत्तर मिलेगा अनंत। किसी भी अंक को 0 से काटने पर उत्तर क्या आता है, अनंत आता है। तो ये तो खैर खत्म हो गया, बचा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 6 को 6 से काटोगे तो भाई 1 मिलेगा, और यहां बोल रहा कि 1 प्राप्त होना चाहिए, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप यकीन माने कि अगर आप इस तरह से काम करते हैं, इस प्रोसेस को अपनाते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आंसर कर सकेंगे। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन को आप अपने किताब से प्रैक्टिस सेट से उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, जिसे आप सरलीकरण कहते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन बोर्ड मास से जुड़ा हुआ है, आप इसको पहले
ट्राई कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि इसका उत्तर आपसे सही निकलता है कि नहीं। दोस्तों देखिए आप लोग बोडमास को जानते होंगे। देखिए बोडमास का एक्चुअल नाम दोस्तों क्या है, वी बोडमास। वी से दोस्तों होता है वार ब्रैकेट, ठीक है, वार ब्रैकेट। वार ब्रैकेट किसे कहते हैं, आप देख रहे हैं कि यहां पर एक लाइन दिया गया है, इसे हम कहते हैं वार ब्रैकेट। तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम दोस्तों किसका होगा, वार ब्रैकेट का। और वार ब्रैकेट का करने के बाद आप काम करेंगे ब्रैकेट का, यानी ब्रैकेट में भी एक क्रम होता है, पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ मने का, तो वो तो इसमें है नहीं। और फिर डी मतलब गुना भाग का काम, एम मतलब गुना का काम, ए मतलब जोड़ का काम, एस मतलब घटाव का काम, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखना है आपको कि 13 में 7 चला गया। दोस्तों भाई बोलिए कितना होगा, 13 में 7 गया 6 होगा, यानी यहां पर 24 भागा कितना हो गया 6। तो अगर आप 24 को 6 से भाग करोगे दोस्तों कितना होगा 4। अगर हम यहां तक की बात करें तो ये है -8 और यहां दोस्तों कितना आ गया 4। देखिए ब्रैकेट के पहले प्लस है तो ये +4 आ गया। अब देखिए -8 और +4 दोस्तों कितना होगा बताइए आप, एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, कंफर्म है। लेकिन घटने के बाद बड़े वाले के पास जो चिन्ह होगा वही इसका मान आएगा, यानी -8 + 4 का मान -4 होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां है माइनस और यहां तक में कितना लाए हैं आप -4, तो आप इसको अब इस तरह से लिख लीजिए। अंदर में क्या दोस्तों है -4। देखिए यहां तक में आप मान क्या निकाले हैं -4, तो -9 माइनस माइनस प्लस और 4। अब देखिए -9 + 4, तो -9 + 4 यानी कि घट जाएगा और बड़ा वाला के पास माइनस है तो उत्तर दोस्तों माइनस में आएगा। तो 9 में 4 गया 5, लेकिन माइनस में, तो आपका उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी सी भी अगर आप गलती करते हैं, थोड़ा भी अगबकाते हैं, तो आपका उत्तर +5 में आ सकता है। और एग्जामिनर कितना अलर्ट है देखिए कि आपको उस तरह का ऑप्शन सेट किया है कि आप हल्की सी गलती करेंगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। बी अलर्ट, प्रैक्टिस बढ़िया से करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका देखिए एलसीएम एचसीएफ से जुड़ा हुआ, लेकिन बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को लिखा गया है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो इतनी आसान भी क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। कहता है यदि मॉस यानी कि एचसीएफ ए और 8 = 4 और लॉस यानी एलसीएम ए और 8 = 24 हो तो ए का मान बताएं। आप एकदम सच्चाई से आप इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और देखिए क्या आपका उत्तर आता है और क्या आप इस क्वेश्चन को समझे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया है, बातों को छुपा लिया गया है। देखिए कहता है कि ए और 8 का मान 4 है, किसका, एचसीएफ का, और ए और 8 का एलसीएम का मान दोस्तों 24। इसका मतलब हमको यह कहना चाह रहा वो कि ए और 8 ये दो संख्याएं हैं। ए और 8 दोस्तों क्या है, संख्याएं हैं। इसका मतलब कि हम एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। तो पहली संख्या दोस्तों कितनी है, ए, दूसरी दोस्तों 8, एलसीएम 24 और एचसीएफ 4। आप यहां से काटिए 4 बार में, सॉरी यहां से काटिए आप 2 बार में और यहां से काटिए आप 12 बार में। तो ए का मान देखिए निकल गया, फट से मान निकल गया, बी नंबर 12। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन जो आपके सामने हम रख रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों है। ये 2020 का क्वेश्चन है और इस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ऐसे पैटर्न को भली भांति अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पैटर्न घुमा के फिर से और पूछ सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और ये क्वेश्चन आयत से जुड़ा हुआ बेहतरीन क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं कि टेट में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया यूपी टेट द्वारा, और इस क्वेश्चन के पैटर्न को और इसके तरीके को अच्छे से आप समझें, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूला लगा लगा करके आप क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर देते हैं। क्वेश्चन के बेसिक को समझिए पहले। आइए, कहता है किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है और परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों उसका ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन भूल गए हैं।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आपका क्षेत्रमिति के आयताकार चीजों से जुड़ा हुआ है। बढ़ते दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन देखिए आपके क्षेत्रमिति से आयत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं कि टेट के इतिहास में इस तरह का क्वेश्चन देखना और टेट में ऐसे क्वेश्चन का पूछना, ये बताता है कि स्टैंडर्ड हाई होने लगा है, स्टैंडर्ड ऊपर जा रहा है। आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक पता होना चाहिए, ना कि प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस से भाई ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रोसेस क्या इसका होगा, टेक्निक क्या होगा। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर और परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन पर समझिए, ये एक आयताकार खेत है और इसका ये विकर्ण दोस्तों कितना है, 17 मीटर है। आप अगर इसमें अगर ध्यान देंगे, अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक आकृति को देखेंगे तो भाई आयत का तो सभी कोण 90 के होते हैं। तो ये जो आपको आकृति दिख रहा होगा, ये जो आपको आकृति दिख रहा होगा, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, और समकोण त्रिभुज में ये 17 की लंबाई आपको क्या दिख रही होगी, कर्ण। अगर दोस्तों 17 कर्ण है तो दोनों अन्य भुजा 8, 15 होगा, क्योंकि समकोण के ट्रिपलेट, समकोण त्रिभुज जो नहीं पढ़े हुए हैं जाकर के मेरा वीडियो देखिए बढ़िया से, आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चंस में प्रोसेस लगाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। कहता है 8, 15, 17, अगर यदि ये कर्ण 17 है तो बाकी अन्य दो भुजा 8 या 15 हो सकता है, एक 8 होगा और एक 15 होगा। अब देखिए कि कहता है परिमाप 46, देखिए अगर ये 8 तो ये भी 8 होगा, ये 15 होगा, आप जोड़ के देख लीजिए, देखिए आपको 46 मिल जाएगा। 15, 15, 30 और 16 कितना आ रहा है, 46। ये है कॉन्सेप्ट का पावर। ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया, बस निकाल दो। एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 15 गुने 8, 120, खत्म। ये है इस कॉन्सेप्ट में दम। अगर आपको ट्रिपलेट पता है, अगर आपको आयताकार के इस प्रकार के बेसिक्स को पता है, आयत के बारे में इसका कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन में आपको भाई टाइम लगेगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर अब आपको मिलेगा तो हमको लगता है कि आपको 8 से 10 सेकंड आपके लिए काफी है। ठीक है, क्योंकि आप ट्रिपलेट को समझ गए हैं। और देखिए ट्रिपलेट में कई मान होते हैं, जैसे मान लीजिए यहां रहेगा 5 तो ये 4 और ये 3 हो सकता है, यहां रहेगा 10 तो ये 8 ये 6 हो सकता है। ठीक है, ये 12 और ये 9 और ये 15 हो सकता है। तो ऐसे कई ट्रिपलेट्स के वैल्यू मैंने आपको बता के रखा है यूट्यूब पर, जाकर के मेरा वीडियो सर्च कर लीजिए, समकोण त्रिभुज बाय प्रीतम सर, आपको मिल जाएगा, वहां आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने है। कहता है ब्रैकेट में 2 पे पावर देखिए -1 है, और फिर ब्रैकेट पे देखिए क्या किया, पावर -1 कर दिया, को सरलीकरण से प्राप्त संख्या क्या होगी। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अभाज्य संख्या, सम संख्या, 2 का गुणक, विषम संख्या। और आपका उत्तर ये नहीं, आपका उत्तर कूट में होगा दोस्तों। कूट में क्या करेगा, बोल रहा है कि 1, 3, 4 तीनों सही, या 2, 3, 4 ये तीनों सही होगा, या फिर 1, 2, 3 ये तीनों बात सही है, या तो 1, 2, 4 ये बात सही है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 2 पे पावर -1 है और फिर ब्रैकेट के बाहर पावर दे दिया है -1। तो आपको अगर घातांक करने का नियम थोड़ा पता हो तो अगर किसी भी अंक पे पावर, देखिए a पे पावर m और इस पे पावर अगर n रहता है तो a पे पावर m इंटू n हो जाता है, यानी कि जो पावर वो आपस में गुना हो जाएगा। मतलब कि -1 गुने -1 तो भाई तो कितना होगा, माइनस प्लस और 1 गुने 1 तो 2 पे पावर 1 मतलब कितना हो गया, 2। मतलब कि यह एक सम संख्या है दोस्तों, 2 एक सम संख्या है, और 2 का गुणक भी है, क्योंकि 2 1 कम 2। गुणक मतलब दोस्तों कि उसको गुना करने पर उसके पहाड़ा आना चाहिए। तो 2 1 कम 2, 2 का 2 पहाड़ा में है कि नहीं, बिल्कुल है। और 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, ध्यान रखिएगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो इसका उत्तर 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी होगा कि ये 1 2 3 तीनों कथन सही सत्य है। इस प्रकार से आप उत्तर कूट का लगाएंगे। सबसे पहले कूट का उत्तर मारने के लिए आपको बेसिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और यूपी टेट में दोस्तों या तो कोई भी स्टेट टेट, बिहार टेट, या फिर झारखंड टेट, या फिर उत्तराखंड टेट हो, या रीट की बात कर लीजिए, उसमें आपको कूट देखने को मिलेगा। इस बार तो कमाल की बात यह हुई है कि सीटेट ने भी काफी कूट वाला क्वेश्चन पूछा है। तो आपको कूट वाले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम उत्तर लगाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है, इसमें देखिए बहुभुज की चर्चा हो रही है। दोस्तों बहुभुज को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगन। और पॉलीगन स्टेट टेट में या तो यूपी टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉलीगन को अच्छे से अगर आप नहीं समझे हैं तो पॉलीगन का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के उसको देखिए बढ़िया से। क्योंकि पॉलीगन में क्या होता है दोस्तों कि मैक्सिमम वीडियो में जो पॉलीगन बताया गया है या मैक्सिमम लोग बताए वो एक्स मान के बताए हुए हैं, एक्स या एन मान करके। लेकिन अगर मेरा वीडियो आप पॉलीगन का देखेंगे तो आपको कोई फॉर्मूला का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आपको डेमो दिखाते हैं। यहाँ पे कहता है कि एक बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है? देखिए सबसे पहले तो आप एक पॉलीगन समझिए। देखिए एक अगर ऐसा पॉलीगन है, ठीक है, पॉलीगन में क्या दोस्तों? बहुभुज। देखिए त्रिभुज भी एक पॉलीगन है, क्योंकि एक भुजा से अधिक का होना वो पॉलीगन होता है। और सबसे छोटा पॉलीगन कौन? त्रिभुज है, क्योंकि 3 भुजाओं के बिना कोई भी एक बंद आकृति नहीं बनाई जा सकती है। क्योंकि 2 भुजा से बनाओगे तो भाई ये आकृति बंद होगी नहीं, आपको 3 भुजा लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर यदि इसके हम इस भुजाओं को बढ़ाते हैं, देखिए ये भुजा बढ़ाते हैं तो देखिए ये आपको एक कैसा रेखा दिख रहा है? सीधी रेखा दिख रहा है। सीधी रेखा पर आकर के आप अगर एक भुजा से एक रेखा से काटते हैं तो एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है बताइए? 180 कोण बनता है। और 180 में कह रहा है कि ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल है भैया 60 का अंतर होना चाहिए। अब सोच के देखो कि भाई दोनों को जोड़ के 180 होता है, उसमें 60 चला गया, तो इसका मतलब है कि एक जो है 60 चला गया तो कितना बचा? 120। मतलब कि 120 को आप बांटोगे 2 बराबर हिस्सा में, क्योंकि डिफरेंस को हटा दिए तो ये 60 होगा और ये 60 होगा। लेकिन एक को तो बड़ा होना पड़ेगा ना, तब ना अंतर दिखेगा। तो अंतर को हम क्या करते हैं? इसमें जोड़ दिए। इसका मतलब कि एक जो होगा वो 120 का होगा और एक 60 का होगा। देखो कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक 120 का हुआ और एक 60 का हो गया। अब देखो अंतर 60 डिग्री का हुआ। अगर यदि अंतर 60 डिग्री का है दोस्तों, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि बाह्य कोणों का जो योग होता है किसी भी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण यानी बाहरी कोण, दोस्तों ये वाला, ये जो बाहरी कोण है, बाहरी कोण का योग 360 डिग्री होता है। और अगर यदि बाहरी कोण 60 मिल रहा है और सभी भुजाओं सभी बाह्य कोण का योग 360 है, तो भैया आप 60 से भाग कर दो तो मिलेगा आपको 6। क्या मिलेगा? 6। तो अब ध्यान रखिएगा कि जितनी बाह्य कोण उतनी ही उस बहुभुज में भुजा, जितनी बाह्य कोण उतनी ही उस बहुभुज में भुजा। यानी अगर 6 ठो बाह्य कोण निकला है, इसका मतलब कि भुजा भी उसमें 6 होगा। आपका उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी बाह्य कोण उतने ही उस पॉलीगन में या उस बहुभुज में भुजाएं होंगी। आप देखिए एक आकृति और समझिए। ये कैसा? देखिए पंचभुज है, तो आप देख रहे हैं कि पंचभुज में 1 2 3 4 5 देखिए बाह्य कोण है, तो 5 बाह्य कोण है। इसका मतलब देखिए इसमें 5 भुजा है। और आप अगर इस पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग निकालना चाहें, कितना मिलेगा? एक 360, तो 360 को आप क्या करिए? 5 से भाग कर दीजिए। तो 5 से भाग करिएगा कितना मिलेगा? देखिए 7 × 5 = 35 और 5 × 10। इसका मतलब कि पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का जो मान होगा वो 72 डिग्री करके होगा। तो आप एक बार क्या करें कि मेरा पॉलीगन का चैप्टर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दे देंगे, उसको जाकर के अच्छे से आप देख लीजिए, ताकि फिर दोबारा आपको टेंशन ना हो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है और बहुत ही बेसिक सा सवाल। अगर आपको देखिए बेसिक का ज्ञान अगर नहीं है ज्योमेट्री का, तो भैया आपका यूपी टेट में बेड़ा गर्क होगा। यूपी टेट आपको अच्छे से हिसाब ले लेगा। इसलिए आप क्या करिए, बेसिक को भी जानिए। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी है? 2, 0, असंख्य या फिर 1। दोस्तों जब भी कोई सरल रेखा का निर्माण होता है तो असंख्य जो है बिंदुओं को मिला करके बनता है एक सरल रेखा। इसलिए इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा? असंख्य, या कहीं कहीं लिखा होगा अनंत। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक सरल रेखा जो है उस पर अनंत बिंदुएं होती हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक सरल रेखा जो है दोनों छोर से अनंत दिशाओं तक, अनंत दूरी तक बढ़ सकता है।
ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग करते क्या है कि उसमें से सरल रेखा की जो है कोई खास बिंदुओं को पकड़ लेते हैं और उसका नामकरण करके हम ज्यामिति को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो कि लाभ हानि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप बहुत कोई क्या करते हैं, प्रोसेस में जाकर के टाइम को वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करना है। आइए दिखाते हैं एक देहाती ट्रिक जो कभी नहीं भूलेंगे आप। कहता है कि 10 रुपया के 6 की दर से केले खरीद कर, इसको समझे पहले, 10 रुपया में 6 केला, दोस्तों 10 रुपया में 6 केले, ठीक है, की दर से खरीद कर 6 रुपया में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। आइए पहले मेरा जो देहाती ट्रिक उसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस प्रकार से मान लिखा हुआ है आप वैसे लिखेंगे। यहां पर रुपया, फिर वस्तु, समानुपात, फिर रुपया और वस्तु। आप क्या करेंगे, पहले यहां पे गुना करेंगे। दोस्तों कितना आ रहा बताइए, 6 गुने 6 36, और फिर यहां गुना करेंगे 10 गुने 4, कितना बताइए 40। घटा के लिखेंगे आप, देखिए बीच वाला गुना करेंगे पहले लिखेंगे और बाहर वाला गुना करेंगे घटा देंगे, और जो जिसको यहां घटाओगे भैया उसी को यहां नीचे लिखोगे, और यहां 100 से गुना। 36 में 40 गया भैया -4 और नीचे 40 गुने 100। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यदि मान माइनस में आ रहा है -10, इसका मतलब कि दोस्तों हानि हो रहा है। यानी आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, उत्तर नंबर सी, 10% हानि, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को समझने की बारी आए, अगर आपको इस क्वेश्चन को मुंहजुबानी सॉल्व करना है तो भी आप देखिए कर सकते हैं। कैसे, देखिए 10 रुपया में 6 केले, तो 6 केला मैंने आधा दर्जन, ठीक है। तो अगर यदि 10 रुपया में 6 केला, तो एक केला का दाम आप निकाल सकते हैं, कितना बताइए। एक केला का दाम निकालेंगे आप 10/6 करके, और यहां पर 6 रुपया में 4 केला, यानी इसका मतलब है कि आप वहां पर 1.5 रुपया में केला को बेच रहे हैं, ठीक है। आप देखिए यहां पे केला आपको जो पड़ रहा है ये लगभग 1.5 से ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि 6 1.5 9 होता है, तो 9 रुपया ना लग करके आपको ज्यादा लगा है। इसका मतलब कि आप 1.5 रुपया से ज्यादा में आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। कैसे, 1.5 रुपया में ही आप बेच दे रहे हैं। इसका मतलब कि आपको हानि हो रही है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में हानि है कि लाभ है, अगर यहां पर हानि लाभ दोनों भी लिखा होता तो भी हम जांच कर लेते कि ये क्वेश्चन में हानि हो रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पकड़िए ना कि प्रोसेस को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है यह इकाइयों के बीच संबंध को आप कितने अच्छे से जानते हैं इसका चेक कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, कूट में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप ध्यान से समझिएगा इसके ऑप्शंस को। कहता है कि रिक्त स्थान को कौन सा विकल्प सही होगा। 1 ग्राम बराबर डैश किलोग्राम, बच्चा वाला क्वेश्चन है भैया। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। ध्यान रखिएगा 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो अगर यदि हम इस 1000 को यहां भेज दें तो हो जाएगा 1/1000 केजी बराबर 1 ग्राम। देखिए तो 1 ग्राम बराबर कितना हो गया, 1/1000 केजी। इसको अगर थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर दें भाई, तो अगर हम इसको 1/10 पे पावर 3 कर दें, क्योंकि 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम पावर को ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो ये 10 से पावर -3 हो जाएगा। तो यही दो स्थिति बन सकता है कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी, या तो 10 पे पावर -3 केजी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 में दिया गया है। तो आपका कूट नंबर ए, जो पहला कूट है 1 और 2 दोनों सही है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा दोस्तों आप लोग को। देखिए कि कितना बेसिक क्वेश्चन भी पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन भी है, टेढ़ा क्वेश्चन भी है। अलर्ट होके पढ़िए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 0.01 स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या ये हो सकता है, या फिर इन चारों में से कौन सा होगा, आपको कूट के माध्यम से आंसर देना है, ठीक है। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0.01 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो भैया दोबारा गुना करना पड़ेगा। यहां से 0 हटाओगे, यहां से 100 आएगा, यहां पर भी 100 आएगा।
ऊपर में 1 गुना 1 और नीचे 4 जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कहता है कि भैया इसका परसेंटेज रूप, यानी इसका परसेंटेज रूप जब करोगे तो भैया इसको 100 से गुना करना पड़ेगा ना, तो परसेंटेज रूप में 100 से गुना करोगे तो यहां से कट जाएगा और ये मान आएगा 1/100%। कितना आएगा? 1/100%, क्योंकि भिन्न को 100 से गुना करने पर परसेंट में चेंज होता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सही 4 सही है, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को भी देखें तो देखिए अगर आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1/100% ये भी दिख रहा है, यानी ये लिखिए या फिर ये लिखिए, बात बराबर है। तो आपका 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी जो है 1 और 4 बिल्कुल सही कूट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417z8 9 से जो है विभाज्य हो। ध्यान रखिए ये संख्या 9 से कटेगी। दोस्तों आप में से जिसको भी भाजकता का नियम बहुत ही तीव्र गति से लगाना नहीं आता है, आप मेरे भाजकता के जाकर के वीडियो को देखिए, आपका स्पीड एकदम बुलेट ट्रेन जैसा हो जाएगा, ठीक है, ताकि जब आपका स्पीड जो उड़ेगा, यानी आप 9 के अगर भाजकता से क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको हार्डली 2 से 3 सेकेंड। देखो कैसे, अगर ये संख्या दोस्तों 9 से कट रही है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो भैया इस संख्या में केवल जोड़ने पर हमको 9 मिलना चाहिए। देखो कैसे, 8 1 9, ठीक है, 7 4 11, 11 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, तो 11 में 7 जोड़े 9 से कट जाए, 11 में 7 जोड़ेंगे होगा 18, 9 से कट जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1। इतना स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा दोस्तों। अब चूंकि कंपटीशन का ट्रेंड बढ़ने लगा है, कंपटीशन का ट्रेंड ये आ गया कि स्पीड जिसके हाथ में है एग्जाम उसके हाथ में है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और यह क्वेश्चन दोस्तों गुणनखंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन स्टैंडर्ड ढंग से क्वेश्चन पूछा है, यानी अगर आप इसमें टेक्निक अच्छे से नहीं समझे तो आप इसका उत्तर लगा नहीं पाएंगे। कहता है कि यदि 2160 बराबर 2 टू द पावर a, 3 पे पावर b और 5 पे पावर c, तो ये कहता है कि भाई 3 पे पावर a, 2 पावर माइनस b और 5 पावर माइनस c का मान बताइए। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको यह जानना होगा कि भैया 2160 में 2 कैठो है, 3 कैठो है और 5 कैठो है, तो हम ये दावा के साथ कहते हैं कि 5 एक केठो होगा। ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर देखिए 0 यहां पर 1 ठो है, यानी 5 यहां पर एक ही गो होगा, क्योंकि 2160 सम संख्या है और सम संख्या है तो भाई इसमें 2 की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन 5 एक ही ठो होगा, क्योंकि 5 1 होगा तभी 0 1 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 2160 को। देखिए ये होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 48 तिया कितना होता है 144, 144 गुने 3 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 216। और अगर इसको हम थोड़ी 144 तिया आ जाएगा 144 गुने 3 आ जाएगा 4 तिया 12 और 42 और 3 43। जब इसको हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे तो अब यहां पे आ जाएगा कितना 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16, 20 और 1 21, ठीक है। यानी आपका जो गुणनखंड है वो यहां तक ठीक गया है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पे पावर कितना 4 घन 4 गुने 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर 1, ये हो गया ये इसके गुणनखंड का मान। इसका मतलब कि a का मान दोस्तों कितना हो गया 4, a का मान 4, b का मान कितना हो गया देखिए पावर यहां कितना है 3 और c का मान दोस्तों कितना हो गया 1। ध्यान रखिएगा 2 पे पावर 4 और यहां 2 पावर a। 2160 को इतना लिख सकते हैं, इसका मतलब कि इसके बराबर, देखिए इसके बराबर जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, ये 2160 बराबर दिया हुआ है, तो a का मान 4, b का मान 3 और c का मान 1। अब इसको यहां पुट कर देना है, तो 3 पे पावर a माने 4, b पावर कितना बोला गया देखिए b बोला माइनस b, 2 पावर
-3 और 5 पे पावर c यानी कि -1 कर देना है इसको। ठीक है, अब देखिए जो माइनस होता है उसको अगर आप 1 बटा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 पावर 4 देखिए कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी ऊपर में रह जाएगा 81 और ये हो जाएगा 1 बटा 2 पे पावर 3 यानी कि 8 और नीचे हो जाएगा दोस्तों फिर से 1 बटा 5 क्योंकि 5 पावर भी क्या है -1 है तो 1 बटा हो जाएगा। जब पावर माइनस में हो प्लस में करना हो 1 बटा कर दो प्लस में हो जाएगा। 8 पंचे 40, 81/40 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहे आपके अगले क्वेश्चन का, देखिए दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कहता है पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान क्या होना चाहिए। देखिए अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो भाई 2 का क्यूब देखिए 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो भैया 1 का क्यूब कितना होता है बताइए, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इकाई अंक को ज्ञात करने का, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट डिजिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों हम प्रयास करेंगे कि अभी जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उन टॉपिक्स का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दे। वैसे इकाई अंक का जो वीडियो है मैं पहले बना के डाल चुका हूं यूट्यूब पर, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि मेरा जो टेक्निक है इकाई अंक का बड़ा हट करके है। देखिए होता क्या है कि इकाई अंक में सब कोई बोलता है कि पावर को 4 से भाग कर दो, ये बात सही है, लेकिन कुछ अंकों पे लागू होता है, सभी अंकों पे लागू नहीं होगा। तो मैं वीडियो को अच्छे से देख लें, नोट्स बना लीजिएगा, आपको इकाई अंक में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। कहता है गुणनफल 2153 पे पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप एक बात ध्यान रखिए, किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के अंत में या लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहने पर इसके पावर को 4 से भाग करना है। दोस्तों 4 से भाग करते समय आपको ध्यान रखना है कि 4 से भाग करते समय केवल अंतिम 2 अंक को ही भाग करेंगे। तो बताइए 167 में अगर हम 67 को 4 से भाग करेंगे तो भैया 64 तक कट जाएगा, 16 गुने 4 64 तक कट जाएगा। अब जो शेष बचेगा, तो शेष कितना बचेगा बताइए, 3 शेष बचेगा 3, तो वह इस इकाई पर 3 लगा देंगे आप, तो 3 पे पावर 3 कितना होता है 27। तो इकाई अंक क्या मिला 7। अगर 27 होता है तो इकाई अंक क्या मिला दोस्तों 7। इस तरह से क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन चुटकी में खत्म हो जाएगा और काफी कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगर यदि यहां पर ऐसा होता कि भाई यहां पे 67 ना होकर के होता 64, जरा सोच के देखिए कि अगर यहां 167 नहीं होता 64 होता, तब शेष क्या लेते, तब क्या शेष आप 0 मारते, 0 नहीं मारना है, क्योंकि अगर आप शेष 0 लेंगे भैया तो 0 मारने पर किसी भी अंक पे 0 1 हो जाता है। तो क्या उत्तर आपका 1 आ रहा है, क्या 7 आ रहा है। इसका मतलब कि आपका उत्तर उल्टा आता। तो आपको क्या करना है कि जब 4 से हम पावर को काट रहे होंगे और पूर्णतः कट जाएगा तो शेष हम ले लेंगे 4। इसको याद रखिएगा, शेष कितना लेंगे दोस्तों, हम लोग 4 शेष लेंगे और उत्तर लगाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में और एक यूपी टेट के एक और धमाकेदार सेट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।